नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर एनवीएस एग्जाम के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन इंडिया के रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के आपके टीजीटी लेवल पर और पीजीटी लेवल पर पढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि एवरी ईयर यहां पर जो है शिक्षकों की भर्ती निकाली जाती है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए तो एनवीएस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप अगर पहली बार एनवीएस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप कोई भी डाउट लेकर आए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, या फिर नोटिफिकेशन कब आएगा, या सारी जानकारी एनवीएस के एग्जाम के बारे में इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़िएगा और इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जो डिस्कशन करने वाले हैं एनवीएस के एग्जाम के बारे में करने वाले हैं। जो इंफॉर्मेशन है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें क्या क्या होगा। एनवीएस के एग्जाम के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे आप पास कर सकते हैं, साथ के साथ और जो चीजें हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले है क्या ये नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस कंडक्ट द एनवीएस रिक्रूटमेंट टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट for the various posts such as TGT, PGT, principal and the other non teaching post। तो इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए होता है। एवरी ईयर ये लगभग वैकेंसी निकाली जाती है। अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 इज रिक्रूटिंग फॉर अ टोटल ऑफ 1616 टीचिंग पोजीशंस। ये मैंने आपको जो लिखा हुआ दिखाया है कि ये 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 1616 वैकेंसीज आपकी निकाली गई थी, उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद में दोबारा से टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसी आई थी आपकी। तो ऐसी ही वैकेंसी एवरी ईयर इसमें आती रहती है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर, आप एनवीएस में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें आपका एक एग्जाम होता है, आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद में आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस होती है, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर आपका जो है डेमो टीचिंग वगैरह सब इन्वॉल्व होते हैं। ये स्किल टेस्ट में आ जाते हैं आपके ये कभी कभी, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड। ये एक्चुअली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं। इसमें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेंट इन बोथ द रिटन एग्जाम एंड द इंटरव्यू प्रोसेस। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। यानी कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है एंड इंटरव्यू है, दोनों के मार्क्स को मिलाकर आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, जिसके बेसिस पर आपका जो सिलेक्शन है या मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिया जाता है। तो आप इस सारी चीजों को एक बार देख सकते हैं। एनवीएस के टीजीटी और पीजीटी के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और इसका सिलेबस क्या होता है, इन सभी चीजों पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एनवीएस टीजीटी का मिसलेनियस का, यानी कि टीजीटी और जो मिसलेनियस एग्जामिनेशंस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसके लिए क्या आपका पैटर्न है एग्जामिनेशन का, देख लीजिएगा। इसमें पार्ट 1 होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के लिए। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी होती है, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। पार्ट 3 होती है नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर की नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें 10 नंबर का होता है, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इसके अलावा पार्ट 5 जो इसमें आता है वो डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होता है। आप जिस कंसर्न सब्जेक्ट से टीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं उसकी डोमेन नॉलेज आपसे पूछी जाती है, जो कि 80 नंबर की होती है। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है, डिफिकल्टी लेवल होता है ग्रेजुएशन का आपका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल एंड द क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी के क्वेश्चन भी आते हैं, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम, अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर का आपका पेपर होता है ये, ठीक है। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाता है आपको एग्जाम को करने के लिए। 5 पार्ट आपने देख लिए। अब सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है पार्ट 6। पार्ट 6 क्या होता है, ये आपका रिलेटेड होता है आपके लैंग्वेज वाले पार्ट से, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले पार्ट से। अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। तो इसमें 3 लैंग्वेज आपसे पूछी जाती हैं
और इसमें जो है ईच लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक लैंग्वेज में क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है 40% नंबरों के साथ। यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक लैंग्वेज से, तो उसमें पास होने के लिए 10 में से 4 नंबर आपको लाने होते हैं। इस प्रकार से टोटल 12 नंबर 30 में से लाकर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपके स्टार्टिंग के 5 पार्ट वो चेक ही नहीं करेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, इसके बाद में न्यू पैटर्न की बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। तो आपका जो पीजीटी का एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है उसको एक बार देखिएगा। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस होता है 10 नंबर के लिए, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स का होता है, ठीक है, और नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के आपके। डोमेन नॉलेज की अगर मैं बात करता हूं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है एज ऑन एनवीएस वेबसाइट अंडर द रिक्रूटमेंट हेडिंग। तो रिक्रूटमेंट के अंदर हेडिंग जो है आपकी उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप एक बार वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनईपी 2020 से क्वेश्चन होते हैं। टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं 130 नंबर के लिए, 3 घंटे का समय दिया जाता है पेपर का सोल्व करने के लिए। साथ के साथ में इसमें भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट होता है जिसमें 2 लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है, हिंदी और इंग्लिश। 10-10 क्वेश्चन होते हैं दोनों के, प्रत्येक लैंग्वेज में पास होना जरूरी है 40% अंकों के साथ में, यानी कि टोटल 20 में से आपको 8 नंबर लाने जरूरी है। अगर आप ये 8 नंबर नहीं ला पाते या दोनों लैंग्वेज में 4-4 नंबर नहीं ला पाते तो आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, क्योंकि पार्ट 6 सबसे पहले चेक होगा, उसके बाद ही बाकी के ऊपर के पार्ट चेक होंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको इसमें। चलिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की और एज रिलैक्सेशन की, कौन कौन आयु के व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए 35 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, पीईटी टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 35 साल मैक्सिमम है। म्यूजिक टीचर के लिए 35 साल मैक्सिमम है। आर्ट के लिए 35 साल मैक्सिमम है। तो ये केवल टीजीटी और पीजीटी के लिए ही आपकी वैकेंसी को निकालता है, पीआरटी लेवल पर इसमें वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में अब देखिएगा एनवीएस में टीजीटी और पीजीटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है, मतलब कितनी आयु की छूट दी जाती है किस किस को, वो भी एक बार समझ लीजिएगा। आप अगर वुमेन कैंडिडेट हैं टीजीटी पीजीटी और मिसलेनियस एग्जाम के लिए तो सीधा सीधा 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि वुमेन कैंडिडेट के लिए हर एग्जाम्स में छूट दी जा रही है, खासकर आयु में उनकी। तो 10 साल की छूट यहां वुमेन को दी जाती है। एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यहां पर दी जाती है। फिजिकली जो डिसेबल होते हैं उनके लिए एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 15 साल होगी, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 13 साल होगी और जनरल कैंडिडेट है तो 10 साल होगी। ठीक है, आपके जो एनवीएस के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए कोई एज का बैरियर नहीं है, वो कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं आयु में छूट जो है आपकी वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है इस तरीके से आपकी। ठीक है, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स का डाटा है, आप इसको एक बार देख लेंगे। जो मैंने पीछे दिखाया वो यही गवर्नमेंट नॉर्म्स से मैंने उठा के दिखाया। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारा डाटा होता है कि किसको कितनी छूट यहां पर दी जाने वाली होती है। ठीक है, चलिएगा। अब बात कर लेते हैं एनवीएस में सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे आपका सिलेक्शन होता है। जो मैंने अभी पीछे बताया सेम वही चीज इसके अंदर होती है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसका जो एग्जाम होता है ना वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। ठीक है ओके, तो इसमें आपका साथ में एन इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन पुट टुगेदर, यानी कि इंटरव्यू को और रिटन एग्जामिनेशन को एक साथ कंबाइन करके फिर एक वेटेज तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन वहां पर किया जाता है। द एनवीएस रिजर्व द राइट टू डिसाइड द कट ऑफ मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, सीबीटी एंड इंटरव्यू, पर्सनल इंटरेक्शन सेपरेटली। The decision of NVS about the mode of selection to be notified post and eligibility conditions of the applicant for interview personal interaction shall be final and the binding. No correspondence will be entertained in this regards. However, in the case of legal, देखो होता क्या है कि एनवीएस ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जितने भी अधिकार हैं इसमें बच्चे को सेलेक्ट करने के, कट ऑफ को डिसाइड करने के, वो एनवीएस के पास हैं। उसको किसी को जवाब देने का अधिकार उसमें नहीं है। वो अपना कट ऑफ अपने अकॉर्डिंगली बच्चों के एग्जाम के अकॉर्डिंग वहां पे डिसाइड करेगा, उसके आधार पर वो बच्चों का सिलेक्शन करेगा। ठीक है, चलिएगा इसमें आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं।
काफ़ी बार प्रॉब्लम आती है आप सभी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो मैं वो ब्रीफ कर देता हूं एक बार, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो आइए देख लेते हैं। देखो, अगर आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, आपके पास पीजीटी हिंदी करना है, आपको पीजीटी हिंदी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स से करना चाहते हैं, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई एक विषय आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। पीजीटी केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो पीजी लेवल पर, मास्टर लेवल पर आपके पास में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके पास होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपके पास ज्योग्राफी होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, ये मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए स्टडी के। होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, ये याद रखेंगे इसमें। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल, कि छात्र ने ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी एंड जूलॉजी को स्टडी किया हो, देन वो पीजीटी बायोलॉजी के साथ अप्लाई कर सकता है, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। और क्या क्या चाहिए होता है इसमें, 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। तो आपके पास में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो होता है, अगर आपने वो कर रखा है किसी रीजनल कॉलेज से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 50% अंकों के साथ में आपने पास कर रखा हो। टोटल मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में, और एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके पास होना चाहिए एग्रीगेट यानी ओवरऑल भी। तो देख लीजिएगा एक बार, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैंने जो बताई चीजें, आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा हो किसी रीजनल कॉलेज से। 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, बीएससी एजुकेशन, बीए एजुकेशन, ये 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। तो आपने इनमें से कोई कोर्स कर रखा हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में और ओवरऑल। ठीक है, एग्रीगेट। बैचलर ऑनर्स डिग्री with at least 50% marks in concerned subject, combination of subject and also in the aggregate। ये जो मैं बता रहा हूं ना अभी आपको, ये टीजीटी के लिए बता रहा हूं कि टीजीटी के लिए आपके पास में ये सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, टीजीटी के लिए यानी कि आपने जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड द कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा हो, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% अंक हो, कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट हैं उनमें 50% अंक हो और टोटल 50% अंक हो, ये इसमें एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, साथ के साथ इसमें है कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट आर एज अंडर। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो किस प्रकार से होगा, देखो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी हिंदी के लिए तो हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल में ग्रेजुएशन के आपके पास। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट 3 साल ग्रेजुएशन में आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, आप अगर जाते हैं टीजीटी मैथ के साथ में तो इसका काफी लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार समझेंगे इसको, देखिएगा। तो अगर आप टीजीटी मैथ से अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में मैथ के साथ, अलोंग विद द फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में विद फिजिक्स और कोई एक सब्जेक्ट इनमें से होना जरूरी है, या तो आपके पास केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक्स हो। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6, ठीक है, आर मेंशन्ड अबव इन द फाइनल ईयर। किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, फाइनल ईयर में ना केवल 2 सब्जेक्ट स्टूडेंट के पास बचते हैं, एक सब्जेक्ट छूट जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, of the graduation the candidate should have studied the math and physics in the final year। तो फाइनल ईयर में बच्चे ने मैथ और फिजिक्स को पढ़ा हो डेफिनेटली। ठीक है, एंड 3 सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका मैथ, फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन।
तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में मैथ फिजिक्स के साथ इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को भी डेफिनेटली बच्चे ने पढ़ा हो। तीसरी चीज क्या है, कैंडिडेट हु पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑनर्स से किया हुआ है इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उन्होंने स्टडी किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी किया हो, या कंप्यूटर स्टडी किया हो, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स स्टडी किया हो फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर ऑफ द कोर्स। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट टीजीटी मैथ्स। साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने फिजिक्स ऑनर्स से बीएससी करी है, केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी करी है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको मैं ब्रीफ में समझा देता हूं कि आपके पास में तीनों साल ग्रेजुएशन के मैथ और फिजिक्स तो होना ही चाहिए, साथ में स्टार्टिंग के 2 वर्ष में आपके पास या तो केमिस्ट्री हो मैथ फिजिक्स के साथ में, या कंप्यूटर हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स हो, यह जरूरी होता है इसमें। इसके बाद में टीजीटी साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ द स्टडी इन द ग्रेजुएशन, कि बच्चे ने ग्रेजुएशन के तीनों वर्ष में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ी हो, ZBC पढ़ी हो। ठीक है, इन केस सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड द ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर, ऐसी यूनिवर्सिटी जो फाइनल ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट के लिए अलाउ करती हैं ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट उसने पढ़े हो। ठीक है, हु स्टडी एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड ऑल द 3 year सब्जेक्ट जो हैं आपके बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे 3 सब्जेक्ट हैं बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो तीनों साल होने चाहिए वैसे तो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर में कोई आपका जो है एक सब्जेक्ट हटा देती है, तो ऐसी कंडीशन में कोई 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में होने चाहिए इसमें से। ठीक है, इन केस ऑनर्स डिग्री एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द कोर्स। तो ऑनर्स डिग्री वाली कंडीशन में ऊपर दिए गए सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में उसके पास होने जरूरी है, तब आप टीजीटी साइंस से अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में आता है टीजीटी सोशल साइंस। तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कुछ इस प्रकार है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और या तो आपने हिस्ट्री विद ज्योग्राफी पढ़ी हो, हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, या फिर ज्योग्राफी विद हिस्ट्री पढ़ी हो, ज्योग्राफी विद इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, ज्योग्राफी विद पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, कोई भी 2 सब्जेक्ट बच्चे ने पढ़े हो ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि हाँ, इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें यह कंपलसरी है कि एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर हो वहां पर। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एज above should have been studied all the 3 year in the graduation, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों में उसके पास होना जरूरी है। इन केस ऑफ द ऑनर्स डिग्री, अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है इन हिस्ट्री एंड द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर। Similarly, in case of honors degree in geography, the candidate should have studied history and economics, political science in the first and second year. Candidate with BA honors in economics or political science shall not be eligible for TGT SST. ये आप क्लियर रखेंगे इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। आपके पास में CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए यहां पर, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BEd डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है डिजायरेबल नॉलेज है। इसेंशियल क्या है आपकी, डिजायरेबल क्या है इसमें, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, तो रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क का एक आपके पास अनुभव होना चाहिए, ये डिजायरेबल है आपका, हो भी सकता है नहीं भी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आपके पास होना चाहिए, तो ये डिजायरेबल चीजें यहां पर हैं। तो भाई ये चीजें आपके पास में जो मैंने आपको बताई, तो भाई अब टाइम है एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी का। तो आप एक सही रेस्योर्स चुनिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, चाहे तो आप कोर्सेज के थ्रू तैयारी करिए, चाहे बुक्स के लिए
थ्रू तैयारी करिए, लेकिन तैयारी शुरू करिए एग्जाम की, क्योंकि भैया एग्जाम का नोटिफिकेशन 2025 में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये टाइम है प्लान करने का, अपने आगे की जर्नी, आगे की स्ट्रैटेजी। आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं टीजीटी के साथ, कोर्सेज के साथ में। हम लोग जो है अभी न्यू ईयर पर आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स लेकर आए हैं, जहां पर आपको जो है डिफरेंट टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज पर, महापैक पर आपको भारी छूट दी जा रही है। ये आपको जो है 1199 में, आपका 1522 में दिए जा रहे हैं कोर्सेज आपके। आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक की ऐप को डाउनलोड करना है और कोर्स को परचेज करते समय कमल कोड को यूज करना है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम है, आप इस टेलीग्राम को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार के डाउट को क्लियर करना है तो मैं यहां पर आपके क्लियर कर दूंगा। आप लोग इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना या सर्च कर लेना कमलदीप सर टेक्स्ट बुक, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज उम्मीद है इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी यूजफुल रही होगी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ में। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद टेक्स्ट बुक। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू।